बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबा सबा उठ जा। दरवाजे पर देख कौन है। अम्मा की चीखती हुई आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई थी। धड़म 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 दरवाजा पीटने की आवाज भी आ रही थी। बिस्तर से नीचे उतरी और चप्पल पहनकर जल्दी से कमरे से बाहर निकली। सबा उठ जा और देख ले कि दरवाजे पर कौन है। दिन के 12 बज रहे हैं और तू अभी तक कमरे से बाहर ही नहीं आई। अम्मा की चिंगाड़ती हुई आवाज एक बार फिर सुनाई दी। जा रही हूं दरवाजे पर देखने के लिए कि कौन आया है। एक तो जिसका जी चाहता है मुंह उठाकर हमारे घर आ जाता है। अगर मैं कॉलेज गई होती तो इस दरवाजे को कौन खोलता। गुस्से से कहते हुए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गई। एक बार फिर दरवाजे को जोर जोर से पीटा गया था। मेरा जी तो चाह रहा था कि जो शख्स भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा है सबसे पहले उसके हाथ ही तोड़ दूं, ताकि वो दोबारा ऐसी जहमत ना करे। कौन है जिसको इतनी जल्दी है। दीवार फलांग कर ही अंदर आ जाओ। मैंने गुस्से से कहा, आप ही हमें भूख लगी है, खाना खिला दो। गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए मैंने दरवाजा खोला तो दो मासूम शक्ल वाले बच्चे खड़े दिखाई दिए। मुझे देखते ही खाना मांगने लगे। भीख मांगने वाले बच्चे देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। उनकी वजह से मुझे अपनी नींद खराब करना पड़ी थी। तुम्हारे माँ बाप किधर हैं? वो नहीं जानते कि तुम दोनों भूखे हो, तुम्हें खाना खिलाना है। कमर पर हाथ रखते हुए मैंने गुस्से से पूछा। हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे माँ बाप हमें खाना जरूर देते हैं, लेकिन जब उनके पास होता है तभी देते हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया, अब तुम्हारे माँ बाप खाना नहीं देते तो इसमें हमारा क्या कसूर है। मेरी नींद खराब कर दी। जाओ अपने माँ बाप को बोलो तुम्हें खाना दे। मैंने तो अभी खुद नाश्ता नहीं किया। नींद खराब हो जाने की वजह से मैंने उन्हें गुस्से से डांटते हुए कहा, अगर हमारे माँ बाप ने हमें खाना खिला दिया होता तो हमें क्या जरूरत पड़ी थी यूं आपके दरवाजे के सामने खड़े होकर आपसे बेइज्जती करवाने की। शक्ल से बड़े दिखाई देने वाले बच्चे ने इंतहाई मासूमियत से कहा। उसका जवाब सुनकर चंद लम्हों के लिए मैं खामोश हो गई थी। वो सच कह रहा था कि अगर उसके माँ बाप उसे खाना खिला देते तो उसे हमारे दरवाजे पर आने की क्या जरूरत थी। अच्छा बाजी, तुम तो हमें खाना नहीं देती, हम किसी और के घर ही चले जाते हैं। अगला दरवाजा खटखटा कर देखते हैं, शायद कोई हमें खाना खिला ही दे। छोटे वाले बच्चे ने मुझे खामोश खड़ा देखकर कहा, तुम दोनों के नाम क्या हैं? उनकी तरफ गौर से देखते हुए मैंने पूछा, मेरा नाम अहमद है और ये जैन है। अहमद ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों में से बड़ा कौन है? मैंने अगला सवाल पूछा। मैं बड़ा हूं। अहमद ने हाथ उठाकर कहा, वो ही मुझे देखने में बड़ा लग रहा था। अभी मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मेरी अम्मा कपड़े धो रही हैं और मैं सो रही थी। अब मुझे अपने लिए खुद नाश्ता बनाना पड़ेगा और साथ में तुम दोनों के लिए भी। छुट्टी वाले दिन इतने ज्यादा काम होते हैं कि एक भी काम मुकम्मल नहीं हो सकता, और ऊपर से तुम दोनों भी खाना खाने के लिए आ गए हो। अब अंदर आ जाओ और आराम से बैठ जाओ। जब तक मैं खाना बनाती हूँ खामोशी से बैठे रहना। दरवाजे के सामने से पीछे हटते हुए मैंने कहा। उन्हें शायद यकीन ना आ रहा था कि मैं उन्हें अंदर आने का कह रही हूँ। वो एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। आपका मतलब है कि हम दोनों आपके घर के अंदर आ जाएं? अहमद ने हैरान होते हुए पूछा। तुमने बिल्कुल ठीक सुना है कि अंदर आ जाओ। मैंने तुम्हें यह भी बताया है कि खाना बना हुआ नहीं है, रोटी नहीं पकी हुई, पकाने में कुछ तो वक्त लगेगा। दरवाजे पर ही खड़े रहोगे? एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए मैंने कहा, ताकि उन्हें अच्छी तरह से समझ आ जाए। वो दोनों खुशी से गेट से अंदर दाखिल हुए। बरामदे में रखी हुई कुर्सियों पर मैंने उन्हें बैठने के लिए कहा और खुद किचन में चली गई। दरवाजे पर कौन था? किसके साथ इतनी देर तक बातें करती रही? अम्मा ने कपड़े धोते हुए वॉशरूम से आवाज देकर पूछा। दो बच्चे थे, खाना मांग रहे थे, उन्हीं से बातें कर रही थी। अब उनके लिए खाना बना रही हूँ। किचन से बाहर निकलकर ऊंची आवाज से कहा ताकि उन्हें सुनाई दे। खाना बनाकर उन दोनों बच्चों के सामने रखा तो उनके गंदे कपड़े और गंदे हाथ देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया। खाना शुरू करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धोकर आओ। तुम्हें खुद एहसास नहीं होता कि तुम्हारे हाथ पांव गंदे हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़े भी इंतहाई गंदे हैं। गुस्से से उन्हें डांटते हुए कहा। पहले मैंने उनकी अच्छी तरह से साबुन से हाथ धुलवाए और फिर खाना खाने की इजाजत दी। उन्हें खाना खाते हुए देखकर मुझे बहुत इत्मीनान महसूस हो रहा था। तुम्हारी उम्र कितनी है? अहमद की तरफ देखकर मैंने पूछा। मेरी उम्र 9 साल है और ये मेरा छोटा भाई है, इसकी उम्र 7 साल है। मेरे पूछने से पहले ही अहमद ने जैन की उम्र भी बता दी थी। तुम दोनों स्कूल जाते हो या नहीं? एक और सवाल मैंने पूछा।
नहीं बाजी, हम कहाँ स्कूल जाते हैं, स्कूल तो अमीर लोग जाते हैं, जैन ने खाना खाते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर मुझे बहुत तरस आया था। इतने छोटे से बच्चे को भी अमीरी और गरीबी का फर्क पता था। तुम कितने बहन भाई हो? वो खाने में मुकम्मल तौर पर मसरूफ थे और मैं उनके बारे में मालूमात हासिल करने में लगी हुई थी। बाजी, हम 7 बहन भाई हैं और हम दोनों ही सबसे छोटे हैं। बाकी तो सब बड़े हैं, काम काज करते हैं। अहमद ने जवाब दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें खाना खिलाया। खाना खाने के बाद अहमद ने शुक्रिया अदा करते हुए जवाब दिया। मैं तो हर रोज़ कॉलेज जाती हूँ, इसलिए तुम्हें यह ऑफ़र नहीं कर सकती कि कल भी खाना खाने के लिए आ जाना, क्योंकि कल मैं घर पर नहीं होंगी और अम्मा ने तुम दोनों को देखकर ही गुस्से में आ जाना है। अहमद के शुक्रिया अदा करने पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाजी, कोई बात नहीं, हम किसी और के घर से खाना खा लेंगे। हम इस मोहल्ले में लोगों के घरों से भीख मांगते रहते हैं। कभी तो लोग हमें बहुत अच्छी तरह से पेश आते हैं और कभी डांट देते हैं। आप परेशान मत हो, हम अपना बंदोबस्त खुद कर लेते हैं। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। उन दोनों के जाने के बाद मैंने भी नाश्ता किया। तुम्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि तुम्हारी माँ अकेले कपड़े धो रही है? तुम उसकी कुछ मदद ही कर दो। पूरे 2 हफ्ते में 1 दिन ही होता है तुम्हारे पास कि अगर तुम घर का कोई काम काज कर दो, लेकिन वो सारा दिन तो तुम सोकर ही गुजार देती हो। घर के काम काज करने के लिए तुम्हारी मुलाजमा मौजूद है ना, इसलिए तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है कि तुम किसी काम को हाथ लगाओ। अभी मैं नाश्ते के बर्तन उठा ही रही थी कि अम्मा मेरे सर पर आ पहुंची और गुस्से से मुझे डांटने लगी। मैं नाश्ता कर रही थी, नाश्ता करने के बाद ही आपके पास आ सकती थी ना। आप जानती है ना कि मैं कपड़े छत पर फैला देती हूँ। फिर आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपने कपड़े धो दिए हैं, मैं छत पर फैला दूंगी, क्यों परेशान होती हैं? अम्मा की तरफ देखते हुए मैंने नरम लहजे से कहा, क्योंकि वो हमेशा छुट्टी वाले दिन देर से उठने पर गुस्सा होती थी, लेकिन हफ्ते में एक ही दिन तो ऐसा आता था जिसमें देर तक सोकर नींद पूरी की जा सकती थी। इसलिए अम्मा के डांटने के बावजूद भी मैं देर से ही उठती थी। आज शाम को तुम्हारे अब्बा आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि उनकी बेटी मेरी कोई बात नहीं सुनती, वो खुद उसे अपनी जबान में समझाए। अम्मा ने मुझे धमकी देते हुए कहा, आपका बेटा हसन भी तो सारा दिन सोया रहता है। मैंने कभी नहीं कहा, वो तो यूनिवर्सिटी में जाता भी देर से है और जब जी चाहता है वापस आ गया। लेकिन आपको तो सिर्फ मेरी ही शिकायत लगानी होती है, क्योंकि मैं ही आपको नजर आती हूँ। अम्मा के धमकी देने पर मैंने हसद भरे लहजे से कहा, अरे ओ कमबख्त, वो तुम्हारा इकलौता भाई है, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? बहनें तो भाइयों के लिए जान दे देती हैं और तुमसे जब बात करो तुम हसन की शिकायतें लेकर बैठ जाती हो। हस्बे आदत हसन के बारे में कोई बात करने पर अम्मा गुस्से में आ चुकी थी। आपको हसन के बारे में मैं बात सुनकर गुस्सा क्यों आ जाता है? मेरे बारे में क्यों नहीं आता? लड़ाका औरतों की तरह मैंने पूछा। अब अगर तुमने मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो मैं अपना जूता उतार लूंगी। अपनी फजूल बातें बंद करो और कपड़े ले जाकर छत पर फैलाओ। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में तुम में से पूरे घर के काम करवाऊंगी ताकि तुम्हें भी घर के काम काज करने की आदत पड़े। अम्मा ने सख्त लहजे से कहा। वो मेरी कॉलेज की छुट्टियों का मंसूबा बंदी कर रही थी। इस बार छुट्टियों में मैंने नानी अम्मा के पास जाकर रहना है। मैं घर में रहने वाली नहीं हूँ। छुट्टियों के आखिर में सिर्फ 2 दिन के लिए नानी अम्मा के घर ले जाती हैं। छुट्टियाँ किस लिए होती हैं कि बच्चे घूम फिर लें। आप तो मुझे घर में ही बिठा कर रखती हैं। कॉलेज की छुट्टियों के हवाले से अम्मा की प्लानिंग सुनने के बाद मैंने जल्दी से कहा, मैं सोच रही हूँ कि अगर इस बार तुम्हारी नानी अम्मा को भी छुट्टियों में यहाँ ही बुला लेती हूँ और तुम्हें अच्छे तरीके से घरदारी सिखा देंगी। अम्मा ने कुछ सोचते हुए कहा। यह सोचकर मैंने तो सर पीट लिया था। अम्मा कम थी जो नानी अम्मा भी आ जाती। चंद दिन के लिए नानी अम्मा के घर जाती थी तो वो अम्मी को बार बार डांटती थी कि तुम सबा को घर के काम काज करने के लिए क्यों नहीं कहती। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसे कोई काम करना नहीं आता। अगर वो छुट्टियों में हमारे घर आ जाती तो फिर अम्मा और नानी अम्मा दोनों मिलकर ना जाने मेरा क्या हाल कर देती। गुनगुनाते हुए मैं छत पर कपड़े फैला रही थी। मेरी आदत थी कि मैं जब भी कोई काम करने लगती तो साथ में गुनगुनाने लग जाती। अम्मा को मेरी इस आदत से बहुत चिढ़ थी। अक्सर मुझे उससे डांट भी पड़ जाती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि काम के दौरान गुनगुनाती रहती थी। गुनगुनाते हुए मैं कपड़े फैलाने में मसरूफ थी जब अचानक ही काएं काएं करता एक कौवा छत की मुंडेर पर आ बैठा। गाना गुनगुनाते हुए मैंने ऊंची आवाज से गाना गाकर कौवे को मुंडेर से हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जो गाना मैं गुनगुना रही हूँ कौवे के लिए मुझे छोड़ना पड़े। ऊंचा सुर लगाकर उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो बड़ा ढीठ ही कौवा था।
आराम से बैठकर मेरा गाना ही सुनने लग गया। सबा सबा, इतनी ऊंची आवाज से छत पर गाना मत गा, लोग समझेंगे कि तू पागल हो गई है, या हमारे माँ बाप मर गए हैं जिन्होंने तुम्हारी कोई तरबियत नहीं की, और ना ही तुम्हें उनकी इज्जत या बेइज्जती का कोई एहसास है। मेरे गाना गाने की आवाज़ सुनकर अम्मा ने वावेला मचा दिया था। अम्मा की डांट सुनकर मैंने खूंखार निगाहों से कव्वे की तरफ देखा, जो अभी भी मुंडेर पर बैठा हुआ वक्फे वक्फे से काएं काएं कर रहा था। अब तो तुम खुश हो गए हो, अम्मा से मेरी बेइज्जती हो गई है, कव्वे की तरफ देखते हुए मैंने गुस्से से कहा। तो उस वक्त मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब वो मेरी बात सुनने के बाद काएं काएं करने लगा। एक लम्हे के लिए तो सब कुछ भूल कर मैं तवज्जो से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें मेरी बात समझ आई है? और फिर तुमने कुछ जवाब भी दिया है? हैरत भरे लहजे से मैंने कव्वे से पूछा। मेरी तरफ देखते हुए वो कौवा उड़कर कुछ फासले पर मौजूद दरख्त पर जाकर बैठ गया। मैं टिकटिकी बांधे उसकी तरफ देख रही थी। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि इस कव्वे को मेरी बातें समझ आ रही थी। मैं उस कव्वे की तरफ देख रही थी, वो दरख्त की टहनी पर बैठा मेरी तरफ ही देख रहा था। अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कव्वे का जिस्म बढ़ना शुरू हो गया है। देखते ही देखते वो गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा था। उसका स्या रंग ज्यादा फैला होने की वजह से किसी हद तक गहरे दिखाई देने लगा। ऐसा हैरत अंगेज और खौफनाक मंजर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कौवा नहीं, कोई गुब्बारा है जिसमें हवा भरी जा रही है और उसके हुज्म में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हवा का दबाव बढ़ने की वजह से ये गुब्बारा धमाके की आवाज से फट जाएगा। उस आवाज से बचने के लिए मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए और आंखें भी बंद कर ली थी, लेकिन कुछ देर गुजर जाने के बाद भी कोई आवाज सुनाई न दी। डरते डरते मैंने आंखें खोलकर देखा, अब दरख्त पर कौवा मौजूद न था। खौफजदा निगाहों से मैंने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं भी दिखाई न दिया। एकदम से खौफ की एक लहर मेरे दिमाग में आई और मैं जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागी। कपड़े धोने से फारिग होकर अब अम्मा सब्जी काट रही थी। आराम से आराम से, ऐसा ना हो कि सीढ़ियों से गिर जाओ, तुम्हारे पीछे कोई नहीं लगा हुआ। मैं तेज तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी जब अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है, जब छत पर जाया करो तो बाल बांध कर दुपट्टा सर पर रख कर जाया करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे घर के आसपास कितने दरख्त लगे हुए हैं? हर बार तुम्हें समझाती हूँ कि दरख्तों पर जन्नात का बसेरा होता है, और जो लड़कियां छत पर या अपने घरों पर बाल खोलकर और नंगे सर फिरती हैं, शैतान जिन्नात उन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि अब मुझे वही जबान सीखना पड़ेगी जो तुम्हें समझ आती है। मेरे गले में झूलता हुआ दुपट्टा देखकर अम्मा ने इंतहाई गुस्से से कहा, जब छत पर गई थी तो सर पर रख कर गई थी, काम करने के दौरान सर से सिरक कर नीचे उतर गया है। उस वक्त तो जिन्नात नहीं होते। शाम के वक्त अगर लड़कियां बाल खोलकर घूमें तो जिन्नात आशिक हो जाते हैं। अम्मा के करीब बैठे हुए मैंने जवाब दिया, अच्छा तो फिर ऐसा किया कर कि शाम के वक्त बाल खोलकर छत पर चली जाया कर, अगर तुझे जिन्नात से मिलने का इतना ही शौक है। तो अम्मा ने संजीदा लहजे से गलत मशवरा दिया था। मुझे क्या जरूरत पड़ी है जिन्नात के साथ दोस्तियां करने की या उनसे मुलाकात करने की? मुझे कोई शौक नहीं है, मैं क्यों जाऊं शाम के वक्त? अम्मा का मशवरा सुनकर इनकार करते हुए मैंने कहा, इधर उधर की बातें करके वक्त जाया मत करो और जाकर अच्छी तरह से पहले किचन के बर्तन धो और फिर सफाई करो, तब तक मैं ये सब्जी काट लेती हूँ। अम्मा ने नया हुक्म जारी करते हुए कहा, छुट्टी के दिन ही आपको सब काम याद आते हैं। अगर आज मैं कॉलेज से छुट्टी ना करती या मुझे कॉलेज से छुट्टी ना होती तो फिर ये सब काम कौन करता? झुंझुलाते हुए मैंने अम्मा से पूछा, फिर आज के दिन हम कोई काम ना करते, इंतजार करते कि सबा को किस दिन छुट्टी होगी। फिर जब हमें पता चलता कि सबा को फला दिन छुट्टी है तो हम सारे काम उस दिन के लिए जमा कर लेते। अम्मा ने संजीदा लहजे से तंज करते हुए कहा। अम्मा का तकरीरी अंदाज देखकर इंतहाई गुस्से में भी मुझे हंसी आ गई थी और ऊंची आवाज से हंसने लगी थी। अब हंसना छोड़ो और बातें भी बाद में कर लेना, जल्दी से जाकर किचन साफ करो। सब्जी काटते हुए अम्मा ने मुझे गुस्से से कहा। शुक्र था कि किचन ज्यादा गंदा न था, सिर्फ नाश्ते ही के चंद बर्तन थे। गंदे बर्तन सिंक में इकट्ठे करने के बाद हस्बे आदत बर्तन धोने के साथ साथ मैंने गुनगुनाना भी शुरू कर दिया था। मैं बर्तन धो रही थी जब किचन की खिड़की के शीशे पर टिक टिक की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से गर्दन घुमा कर देखा तो खौफ से मेरी आंखें फैल गईं। मुझे कुछ समझ ना आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक कौवा खिड़की के शीशे पर अपनी चोंच से टक्कर मार रहा था, जिससे टिक टिक की आवाज पैदा हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ये कह रहा है कि खिड़की खोलो। मैं हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात से और बेयकीन निगाहों से शीशे से बाहर देखने वाले कौवे को
देख रही थी और मुसलसल अपनी चोंच शीशे पर मार रहा था। अम्मा किचन में दाखिल हुई तो वो उठकर चला गया। मैं अभी तक खौफ के ज़ेरे असर थी। कपड़े धोने की वजह से मैं थक गई थी। अब कुछ देर आराम करूंगी और उसके बाद खाना बनाऊंगी। तुम्हें तो बिल्कुल भी भूख ना होगी क्योंकि कुछ देर पहले ही तुमने नाश्ता किया था। कटी हुई सब्जी चूल्हे के करीब रखते हुए अम्मा ने कहा, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है। अब मैं शाम को अब्बा के साथ ही खाना खाऊंगी। दोबारा से बर्तन धोना शुरू करते हुए मैंने जवाब दिया, जल्दी से काम खत्म करके कमरे में आ जाओ। किचन के दरवाजे से बाहर निकलते हुए अम्मा ने कहा। उनके जाते ही मुझ पर खौफ छाने लगा था। मुझे उस कव्वे से शदीद खौफ महसूस हो रहा था। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई आम कौवा नहीं है, कोई बहुत खास किस्म का कौवा है। अपना काम जल्दी से खत्म करके मैं कमरे में आ गई। अम्मा शायद सो गई थी। अपना बैग खोलकर मैं भी पढ़ने में मसरूफ हो गई। पढ़ने में मेरा दिल बिल्कुल भी न लग रहा था। बार बार निगाहों के सामने कौवा आ रहा था। मेरे साथ होने वाले अजीबोगरीब वाकयात मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। क्या कौवे इतने समझदार होते हैं? मैंने खुद से सवाल किया। मैं जानवरों और परिंदों के बारे में कुछ खास मालूमात ना रखती थी, लेकिन इतना तो मैं जानती थी कि जानवर और परिंदे इंसानों की जबान नहीं समझ सकते। वो जानवर या परिंदे जिन्हें सुधाया जाता है वो किसी हद तक इंसान से पैगाम रसानी कर सकते हैं। ये कौवा तो बहुत अजीब था। मेरे पीछे तो हाथ धो कर ही पड़ गया था। उस कौवे की करी शक्ल जहन में लाते हुए मैंने खुद से कहा, मैं अपना वक्त जाया कर रही हूँ। किताब खोलते हुए मैंने खुद को डांटा और पढ़ने में मसरूफ हो गई। मैं दरवाजे के बिल्कुल सामने बैठी हुई थी। उस वक्त घर में सिर्फ मैं और अम्मा ही मौजूद थी। घर में खामोशी का राज था। मुझे बाहर सहन में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हसन भाई भी घर पर ना थे, इसलिए कदमों की आवाज़ सुनकर मैं चौकन्ना हो गई थी। बाहर का दरवाज़ा बंद था, इसलिए कोई शख्स भी इस वक्त घर में दाखिल होता तो उसके दो ही रास्ते थे। या तो वो दीवार फैलाकर अंदर आ जाता या बैल बजाता, तो मुझे जाकर दरवाज़ा खोलना पड़ता। मैंने तो दरवाज़ा ना खोला था। इसका मतलब है कि बाहर सहन में जो भी शख्स है वो दीवार फलांग कर आया है। एक नज़र अम्मा की तरफ देखा, वो गहरी नींद सो रही थी। एक बार फिर कदमों की आवाज़ सुनाई थी, लेकिन दिखाई कोई भी न दे रहा था। मैं गर्दन घुमा घुमा कर इधर उधर देख रही थी। क्या हुआ है? किसे देख रही हो? अचानक ही अम्मा ने मुझसे पूछा। मेरी पूरी तवज्जो बाहर सहन की तरफ थी। अम्मा के अचानक बोलने पर मैं डर गई। हलक से बरामद होने वाली चीख को मैंने मुंह के ऊपर हाथ रखकर रोका। क्या हुआ है? क्यों घबराई हुई हो? मेरी खौफजदा शक्ल देखकर अम्मा ने जल्दी से पूछा। मुझे बाहर सहन में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वही देखने की कोशिश कर रही थी। आपने अचानक बोलकर मुझे डरा ही दिया। अचानक धीमे लहजे से मैंने कहा, यहाँ पर बैठकर तसक झांक रही हो, दरवाजे पर खड़े होकर देखती कि बाहर कौन था। एक रोज पहले भी मोहल्ले के चंद बच्चे दीवार फलांग कर अंदर आ गए थे। अम्मा ने मुझे डांटते हुए कहा, आपने उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहा? उनके वालिदैन से शिकायत लगानी थी कि वो अपने बच्चों को चोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन बच्चों की हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे घर की दीवार को कूद कर अंदर आए? ये जानकर के मोहल्ले के बच्चे हमारे घर की दीवार के अंदर आ गए थे, मुझे शदीद गुस्सा आ गया था। इसलिए गुस्से में जो भी मुंह में आया बोलने लगी। उस दिन बच्चों ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और पहली बार उन्होंने ऐसा किया था, इसलिए मैंने माफ़ कर दिया था। अगर आज भी कोई बच्चा होता तो मैं उनके वालिदैन से ज़रूर शिकायत लगाती। अम्मा ने बेड से उठकर चप्पल पहनते हुए कहा, वो बच्चे हमारे घर से क्या चोरी करने आए थे? आपने उनसे पूछा था या नहीं? और आपने उन्हें माफ़ क्यों कर दिया? उन्हें इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए थी ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत ना करें। अम्मा का लापरवाह अंदाज देखकर मैंने सुलगते हुए कहा, बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे, उनकी बॉल दीवार से अंदर आ गिरी थी। बच्चों ने बेल बजाई थी, लेकिन शायद मैं सो रही थी, इसलिए वो दीवार फलांग कर अंदर आ गए। हमारे घर से वो क्या चोरी करके ले जा सकते थे? तुमने कोई खजाने अंदर छुपा कर या जमीन में दफना कर रखे हुए हैं? मेरा जज्बाती अंदाज देखकर अम्मा गुस्से में आ गई थी। हमारे घर में कोई खजाना मौजूद हो या ना हो, किसी को भी बिला इजाजत घर के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जा सकता। अम्मी के तंज़ी अंदाज पर मैंने धीमे लहजे से कहा और दोबारा से पढ़ने के लिए मुतवज्जे हो गई थी। अम्मा भी किचन में चली गई थी। वो अभी खाना बनाने लगी थी। शाम को अब्बा घर वापस आए तो हसन भाई भी उनके साथ थे। ये देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। अब्बा की बाजार में परचून की दुकान थी। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि भाई अब्बा की दुकान पर उनके साथ बैठे हैं। आप कब से अब्बा के साथ दुकान पर जाने लगे? मैं तो यही समझ रही थी कि आप यूनिवर्सिटी जाते हैं और आज दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए गए हैं। हैरत का इजहार करते हुए मैंने पूछा, जब से मैं एग्ज़ाम से फारिग हुआ हूँ ज़्यादा वक्त अब्बा की दुकान पर ही गुजारता हूँ। तुम्हें घर की कोई खैर खबर होती है? अपनी ही दुनिया में गुम रहती हो? भाई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
मगरिब के बाद अब्बा घर वापस आ जाते हैं और हम भी अब्बा के साथ खाना खा लेते थे। शुरू से ही हमें ये आदत पड़ चुकी थी कि रात का खाना हम मगरिब के वक्त ही खा लेते थे। नमाज अदा करने के बाद जब हम खाना खाने के लिए बैठते तो घर के मेन दरवाजे की बेल की आवाज़ सुनाई दी। भाई ने दरवाजे पर जाकर देखा। कुछ ही देर बाद वापस आ गए। सबत उनसे मिलने के लिए 2 बच्चे आए हैं। मैंने उनसे पूछा है कि उन्हें क्या काम है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम बाजी को ही बताएंगे। खाने के सामने बैठते हुए भाई ने बताया। ये जान करके मुझसे मिलने के लिए 2 बच्चे आए हैं, मैं हैरत जता रह गई थी। मैं तो नहीं जानती थी कि मुझे मिलने के लिए कौन से बच्चे आ सकते हैं। मोहल्ले के सब बच्चों को मैं जानती थी, लेकिन मैं तो किसी को ट्यूशन भी नहीं पढ़ाती थी, इसलिए मुझे बहुत हैरत हुई थी। दरवाजे पर जाकर देखा तो अहमद और जैन थे। इस वक्त उन्हें अपने दरवाजे पर देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी। बाजी, हमने सोचा कि सुबह तो आप घर पर नहीं होंगी, अपने स्कूल में गई होंगी, तो अभी हमें आप खाना दे दें, सुबह हम कहीं और से खाना तलाश कर लेंगे। मुझे देखते ही अहमद ने इंतहाई मासूमन अंदाज से कहा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? शाम हो चुकी है, इस वक्त तो बच्चे अपने घर पर होते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि कुछ लोग शहर में घूम रहे होते हैं, बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं? अहमद की तरफ देखते हुए मैंने फिक्रमंदाना अंदाज से कहा, ये जान करके वो सुबह किसी और के घर से खा लेंगे और अभी मेरे पास आए हैं ताकि मैं उन्हें खाना दे दूं। मुझे हंसी भी आ रही थी। इस वक्त अब्बा और भाई भी घर पर मौजूद थे। मैं उन्हें अपने घर के अंदर बिठाकर खाना नहीं खिला सकती थी, इसलिए उन्हें खाना पैक करके दे दिया ताकि वो अपने घर जाकर आराम से खा लें। वैसे भी शाम हो चुकी थी, जल्द ही रात का अंधेरा फैलना शुरू हो जाता। ऐसे में वो अपने घर कैसे वापस जाते? ये दोनों बच्चे कौन हैं और तुम्हें कैसे जानते हैं? बच्चों को खाना देकर दरवाज़ा बंद करके जब मैं खाने की टेबल पर आकर बैठी तो अब्बा ने मुझसे पूछा। आज दिन को पहली बार मैं उनसे मिली थी, जब भी ये दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आए थे और खाना ही मांग रहे थे। मैंने उन दोनों को अपने हाथों से बनाकर खाना दे दिया और अब दोबारा इसी उम्मीद पर आए थे कि मैं उन्हें खाना दे दूं, और मैंने उन्हें खाना दे दिया है। खाना शुरू करते हुए मैंने जवाब दिया, शाबाश बेटा, ये बहुत अच्छी बात है, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, गरीब लोगों का हक होता है। अब्बा ने मुझे शाबाश देते हुए कहा, हमसे अच्छे तो ये भीख मांगने वाले बच्चे हैं जिन्हें सबा खाना बनाकर खिलाती है। हमें तो जो चाय बनाकर देती है उसके पीने के बाद पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इंतहाई संजीदा अंदाज से भाई ने कहा। अम्मा और अब्बा मुस्कुराने लगे थे। मैं आपकी मिन्नतें कब करती हूँ कि आप वो खाना खाया करें या वो चाय पिया करें जो मैं बनाती हूँ? भाई के मजाक पर चिढ़ते हुए मैंने कहा, अच्छा अच्छा, आप भाई से लड़ने मत बैठ जाना, जल्दी से खाना खाओ। इससे पहले कि मेरी और भाई की लड़ाई शुरू हो जाती, अम्मा ने हम दोनों को ही चुप करवा दिया था। मेरे इम्तहानात होने वाले थे, इसलिए मैं रात को देर तक पढ़ती रहती थी। अम्मा और अब्बा अपने कमरे में सो रहे थे। हसन भाई भी रात को जल्द ही सो जाते थे क्योंकि उन्होंने सुबह सवेरे अब्बा के साथ दुकान पर जाना होता है। जब वो यूनिवर्सिटी जाते थे तब भी रात को जल्द सो जाते थे। मैं पढ़ने में मसरूफ थी। आज दिन को मैं अपना टेस्ट तैयार ना कर सकी थी क्योंकि जब भी पढ़ने बैठती तो वो अजीब व गरीब ड्रावनी शक्ल वाला कौवा मेरे जहन में घूमने लगता। अब सारे ख्यालात झटक कर मैंने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। अचानक ही किताब पर लिखे हुए अल्फाज धुंधले दिखाई देने लगे। मैं हैरान हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। शायद मेरी नज़र में कोई फ़र्क आ चुका है। अच्छा भला मैं पढ़ रही थी, अब तो कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा। मैं किताब की तरफ गौर से देखकर पढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन अचानक ही मैंने एक चीख मारते हुए किताब खुद से दूर फेंक दी। किताब के सफ़े पर कौवे की तस्वीर हरकत में दिखाई दे रही थी। कौवा काएं काएं करता इधर उधर गर्दन घुमा रहा था। ये देखकर तो मेरे औसान खता हो गए थे। ये कैसे हो सकता है? इस किताब में तो कौवे की कोई तस्वीर ही न थी। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर भाई की आंख खुल गई थी और वो जल्दी से मेरे कमरे में आ गए। क्या हुआ है? मुझे ऐसा लगा कि तुमने चीख मारी है, फिक्रमंदाना अंदाज से भाई ने पूछा। मेरे कमरे में चूहा आ गया था, उसे देखकर मैं डर गई। जल्दी से बहाना बनाते हुए मैंने कहा, क्योंकि अब किताब पर कौवे की तस्वीर दिखाई न दे रही थी। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अभी तक एक छोटे से चूहे को देखकर चीखें मारने लगती हो। बहादुर बनने की कोशिश करो, तुम्हारी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है, भाई ने डांटते हुए कहा और अपने कमरे में वापस चले गए। उनके जाते ही मैंने एक लंबा सांस खारिज करते हुए अपना सर पीट लिया था। न जाने वो कौन सा वक्त था जब मैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए चली गई थी और ये कौवा मेरे पीछे पड़ गया था। बेबसी से मैंने सोचा। पूरी रात करवटें बदलते ही गुजर गई। हर लम्हे ऐसा ही महसूस होता था कि मैं जैसे ही आंखें बंद करूंगी तो वही कौवा मेरे सर पर मंडलाने लगेगा। उस खौफ की वजह से पूरी रात नींद ही ना आई थी। सुबह कॉलेज जाते हुए जब मैं घर के दरवाजे से बाहर निकली तो वही दोनों बच्चे दरवाजे पर खड़े थे।
इतनी सुबह सुबह उन्हें अपने दरवाजे पर खड़े देखकर मुझे हैरत हुई थी, लेकिन मेरी वैन आ चुकी थी, इसलिए उनसे कोई बात किए बगैर मैं वैन में बैठ गई। उस वक्त तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ही न रही। जब कॉलेज गेट के सामने वैन रुकी तो वो दोनों बच्चे भी मुझे गेट के करीब ही खड़े दिखाई दिए। मुझे कुछ समझ ना आ रही थी कि ये दोनों बच्चे उड़कर या किसी से लिफ्ट लेकर यहाँ तक पहुंचे थे। जब मैं उनके करीब पहुंची तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ही इंतजार में खड़े हैं। तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुंच आए हो? किसके साथ आए हो? हैरान होते हुए मैंने उनसे पूछा। इससे पहले कि वो मुझे कोई जवाब देते, मेरी कॉलेज फ्रेंड शम्सा ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया था। तुम यहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से क्लास में पहुंचो। जानती हो ना कि आज हमारी क्लास सबसे पहले शुरू हो जाएगी। वक्त ज़ाया मत करो, शम्सा ने मुझे याद करवाते हुए कहा। और हम दोनों एक दूसरे से कदम मिलाती जल्दी से कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल हो गई। कॉलेज में क्लासेस लेने के दौरान मैं उन बच्चों के बारे में बिल्कुल ही भूल गई थी। छुट्टी के वक्त जब मैं घर के दरवाजे के सामने वैन से उतरी तो उन्हें दरवाजे के सामने खड़ा देखकर अपना सर पीट लिया था। अजीब बच्चे थे, मेरे पीछे ही पड़ गए थे। तुम दोनों का अपना कोई घर नहीं है या तुम्हें घर में आराम नहीं लगता? सुबह से घूम रहे हो, घर पर जाओ और आराम करो। इस कदर गर्मी हो रही है, ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। उन्हें डांटते हुए मैंने कहा। मेरी डांट का उन पर कोई असर न हुआ। वो मेरी तरफ देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। हम आपके लिए ये फूल लेकर आए थे। अहमद ने गुलाब का एक फूल प्यारा सा मेरे सामने बढ़ाते हुए कहा। फूल देखकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया था। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, ये बहुत प्यारा फूल है। उसके हाथ से फूल लेते हुए मैंने शुक्रिया अदा किया और एक छोटा सा प्यारा सा फूल मेरी तरफ जैन ने भी किया। ये छोटा सा फूल मेरी तरफ बढ़ाया था। सुर्ख रंग के खूबसूरत गुलाब के फूल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही थी। तुम जानते हो कि चंद दिनों में कॉलेज में भी छुट्टियां हो जाएंगी। छुट्टियां इसलिए दी जाती हैं कि बच्चे छुट्टियों में अपने घर रहें और गर्मी से बचे रहें। लेकिन तुम दोनों ना जाने कैसे बच्चे हो कि इस गर्मी में घूम फिर रहे हो। अपने घर जाओ और आराम करो। मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, हमें गर्मी नहीं लगती, आप हमारी फिक्र न करें, हम तो इस गर्मी को बर्दाश्त करने के आदी हैं। अहमद ने संजीदगी से जवाब दिया, अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, इधर उधर घूमते रहो, लेकिन तुम इंसान ही हो ना, गर्मी असरअंदाज तो होती है ना, ऐसा ना हो कि बीमार हो जाओ। एक बार फिर समझाने की कोशिश करते हुए मैंने गुस्से से कहा और गेट से अंदर आ गई। फूल मैंने अपने बेड के सामने साइड टेबल पर रख दिए थे। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। न जाने इस कदर गर्मी में भी तालीमी इदारे क्यों खुले रहते हैं। अब तो छुट्टियां हो जानी चाहिए, अम्मा ने मुझे देखकर कहा। जब सर्दियां होती हैं तो सर्दी ज्यादा होती है, गर्मी हो तो गर्मी ज्यादा होती है। वालिदैन तो यही चाहते हैं कि स्कूल बंद ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये फूल तो बहुत प्यारे हैं, कहाँ से लेकर आई हो? यकीनी बात है तुमने कॉलेज की तैयारी से तोड़े होंगे। फूलों की तरफ देखते हुए अम्मा ने कहा, नहीं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कॉलेज में से चोरी करने की। ये तो वही दो बच्चे मुझे देकर गए हैं, इन्हें कल सुबह मैंने नाश्ता करवाया था और रात को वो फिर खाना मांगने के लिए आ गए थे। अब भी वो गेट से बाहर खड़े थे और मुझे ये फूल देकर गए हैं। मैंने फूलों की तरफ देखते हुए जवाब दिया। फूल बहुत खूबसूरत और तरोताज़ा दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी ही उन्होंने कोई बाग से तोड़ कर लाया है। तुम कपड़े चेंज करके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ, अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। यूनिफॉर्म तब्दील करके मैं अम्मा के कमरे में आ गई। हम दोनों ने खाना खाया और उसके बाद मैं अम्मा के कमरे में ही लेटकर आराम करने लगी। कुछ देर आराम करने के बाद अम्मा घर के कामकाज में मसरूफ हो गई तो मैं भी अपने कामों में मसरूफ हो गई। अपने कमरे में बैग उठाने के लिए आई तो काले रंग के दो सांप देखकर चीखते हुए कमरे से भाग गई। उस वक्त अब्बा और भाई भी घर पर मौजूद न थे। मुझे ये अंदेशा था कि अगर सांपों को मारा न गया तो ये मेरे कमरे में ही कहीं छुप जाएंगे। क्या हुआ है, क्यों चीख रही हो? अम्मा ने गुस्से से पूछा और फिर मेरा खौफजदा चेहरा देखकर मेरे करीब आ गई। मेरे कमरे में सांप हैं, दो सांप हैं, मैंने अभी उन्हें देखा है, मैंने खौफजदा लहजे से कहा। सांप और वो भी तुम्हारे कमरे में? क्या तुम्हें कोई होश तो है? सांप कहाँ से आ गए? अम्मा ने हैरान होते हुए कहा। पूछा। मोहतात कदम उठाते हुए हम दोनों ही कमरे के दरवाजे पर आकर रुक गई। झांक कर कमरे में देखा, सांपों का नामो निशान तक न था। मुझे तो कहीं भी सांप नहीं दिखाई दे रहे। जब तुम कमरे में आई तो उस वक्त सांप किधर थे? कमरे के चारों तरफ में देखते हुए अम्मा ने पूछा। उधर टेबल पर मुझे दिखाई दिए थे। उंगली की मदद से साइड टेबल की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा था। उधर टेबल पर सांप नहीं बल्कि फूल पड़े हुए हैं। अफसोस भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए अम्मा ने कहा, क्या आप मुझे पागल समझती हैं?
मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि मुझे फूल और सांप में फ़र्क ही नज़र ना आए। अम्मा की बात सुनने के बाद मैंने गुस्सीले लहजे से कहा। मुझे उन पर हैरत हो रही थी कि वो कैसे कह सकती हैं कि मैंने फूलों को सांप समझ लिया था। अगर सांप होते तो हमें दिखाई देते, चंद सेकंड में गायब नहीं हो सकते थे। तुम अच्छी तरह से देख लो, तुम्हें कहीं दिखाई दे रहे हैं? अम्मा ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद मैं फूलों की तरफ हैरत भरी नज़रों से देखने लगी। जब पहले मैं कमरे में दाखिल हुई थी तो मुझे फूल दिखाई नहीं दिए थे, सिर्फ सांप ही नजर आए थे, जबकि अब सिर्फ फूल दिखाई दे रहे थे। न जाने उन गरीब बच्चों ने ये फूल कहाँ से तोड़े होंगे। फूलों की तरफ देखते हुए मैंने अचानक से सोचा, मेरे जहन में एक ख्याल आया। मुझे फूलों से डर लगने लगा था। ऐसा लग रहा था कि ये फूल ही सांप बन गए थे। ये ख्याल आते ही मैंने जल्दी से फूलों को उठाकर कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया। फूलों को बाहर फेंकने के बाद मुझे कुछ सुकून महसूस होने लगा, लेकिन अभी भी डर लग रहा था। इसलिए अपने कमरे में बैठकर पढ़ने की बजाय मैं अम्मा के कमरे में चली गई। मगरिब की अजान से कुछ पहले मैं अम्मा के पास किचन में आ गई और उनके साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। मुकर्ररा वक्त पर अब्बा और भाई भी घर आ चुके थे। नमाज अदा करने के बाद सबने रात का खाना खाया। किचन के बर्तन धोकर मैं अपने कमरे में आ गई। एक हैरत अंगेज मंजर मेरा मुंतजिर था। गुलाब के फूल साइड टेबल पर रखे हुए थे। फूलों को देखकर मुझे हैरत का शदीद झटका लगा था, क्योंकि मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया था। फिर ये दोबारा यहाँ पर कैसे आ गए? खौफजदा निगाहों से फूल की तरफ देखते हुए मैंने सोचा। मुझे उन फूलों से डर लगने लगा था। अगर कल वो बच्चे मेरे सामने आए तो मैं उन्हें दोबारा अपने घर आने से मना कर दूंगी। न जाने किस किस्म के फूल मुझे तोहफे में देकर गए हैं। मैंने गुस्से से सोचा और एक बार फिर फूलों को खिड़की से बाहर फेंक दिया और खिड़की को मजबूती से बंद भी कर दिया। आज रात को मुझे अपने कमरे में अकेले सोते हुए भी डर लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को हौसला और तसल्ली दी। जितनी भी दुआएं ज़बानी याद थी सोने से पहले पढ़ ली। रात सुकून से गुजर गई थी। सुबह कॉलेज जाने के लिए वैन के आने पर जब मैं अपने घर के गेट से बाहर निकली तो वो दोनों बच्चे गेट पर मौजूद थे। उन्हें देखकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया था, लेकिन उस वक्त उनसे बात ना कर सकती थी क्योंकि कॉलेज से देर हो जाती। इसलिए सिर्फ उन्हें गुस्से से घूरते हुए मैं वैन में जाकर बैठ गई। वो दोनों मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट बहुत अजीब और पुरस्कार लगती थी, लेकिन मैंने उन पर तवज्जो न दी थी। अचानक ही अम्मा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए ना चाहते हुए भी अगले दिन मुझे कॉलेज से छुट्टी करनी पड़ी। अम्मा को गो शदीद बुखार हो रहा था। जब मैंने अब्बा को फ़ोन पर बताया तो उन्होंने मुझे अम्मा को अस्पताल ले जाने के लिए कहा, ताकि बुखार ज़्यादा शिद्दत इख्तियार ना कर ले। रास्ते पर बिठाकर मैं अम्मा को एक प्राइवेट क्लिनिक पर ले गई। अब्बा ने भाई को भी हमारे पास भेज दिया था ताकि हमें कोई मसला ना हो। शदीद बुखार की वजह से अम्मा को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में ही एडमिट कर लिया था, लेकिन शाम तक अम्मा की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी, इसलिए हमें डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त दे दी। हसन भाई मोटरसाइकिल पर, जबकि हम दोनों रिक्शे पर बैठकर घर वापस आए। जब हम घर के दरवाजे पर पहुंची तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि अहमद और जैन हमारे घर के दरवाजे के सामने सो रहे थे। उन्हें ज़मीन पर सोता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मुझे उनके वालिदैन पर गुस्सा आ रहा था जो बच्चों का ख्याल ना रखते थे, उन्हें कोई ज़रूरियात ज़िंदगी ना दे सकते थे। अल्लाह जाने किसके इतने खूबसूरत बच्चे हैं, लेकिन ना जाने कैसे सख्त दिल वालिदैन हैं जिन्हें अपनी औलाद की कोई परवाह नहीं। देखो शाम हो चुकी है, ये बच्चे सारा दिन गलियों में घूम घूम कर थक कर यहाँ पर ही सो गए हैं। अम्मा ने दुखी लहजे से कहा। मैं भी अक्सर उनके वालिदैन के बारे में सोचती हूँ जो उन्हें एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकते। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते तो ना दें, लेकिन कम अज़ कम 3 वक्त का खाना तो दे दिया करें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो उन्हें किसी खैराती इदारे में ही छोड़ दें, लेकिन नहीं, वालिदैन ने अपने बच्चों को ही कमाई का जरिया बनाया हुआ है। अम्मी की बात से इत्तेफाक करते हुए मैंने कहा। हमारी बातों की आवाज़ सुनकर वो दोनों उठकर बैठ गए और अब परेशान निगाहों से हमारी तरफ देख रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम उन्हें यहाँ से जाने का कह देंगे और मना कर देंगे कि वो दोबारा हमारे दरवाजे के सामने मत आराम करना। तुम दोनों यहाँ पर क्यों सो रहे हो? शाम हो चुकी है और अपने घर नहीं गए क्या? तुम्हारे वालिदैन को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है? हमदर्दाना लहजे से मैंने पूछा। हमारे वालिदैन को फिक्र होती या नहीं इसका हमें नहीं इल्म, लेकिन आज हमारी झोंपड़ी टूट गई है। जिस बच्चे का नाम अहमद था उसने इंतहाई दुखी लहजे से कहा। क्या मतलब कि तुम्हारी झोंपड़ी टूट गई है, और कैसे टूट गई है? हैरान होते हुए मैंने पूछा। जिस जगह पर हमने झोंपड़ियां बनाई थी आज एक बड़े अमीर आदमी ने हमसे छीन ली है। वो कहता है कि इस ज़मीन पर वो बहुत बड़ी इमारत बनाएगा। उसने एक बुलडोज़र की मदद से सारी ज़मीन हमवार कर ली है। हमारे पास तो सर छुपाने की जगह भी बाकी नहीं बची। हमें शदीद भूख लग रही थी, इसलिए हम यहाँ पर आ गए, लेकिन दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। हम यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करने लगे और सो गए। अहमद ने मासूमाना लहजे से कहा।
उनकी दुख भरी दास्तान जानकर मुझे बहुत दुख हुआ था। अम्मा भी परेशान हो गई थी। उन दोनों बच्चों को अंदर ले आओ और खाना खिला दो, अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। अम्मा की तरफ से इजाजत मिलते ही वो दोनों बच्चे बहुत खुश दिखाई देने लगे। उन्हें मैंने बरामदे में बिठा दिया। अम्मा को बिस्तर पर लिटाने के बाद मैंने पीने के लिए पानी दिया। बच्चे मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे। उन्हें खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही थी। मैं अम्मा से पूछकर जल्दी जल्दी किचन में खाना बनाने लगी। अब्बा भी वापस आ चुके थे और अब बच्चों के पास बैठकर उनसे बातें कर रहे थे। खाना बनाने के बाद मैंने उन दोनों बच्चों के सामने खाना रखा और आज भी पहले हाथ धुलवाए। अब तुम दोनों आराम से खाना खा लो, मैं बाकी घर वालों को खाना दे दूं। उन्हें खाना देने के बाद मैंने कहा और अम्मा के सामने टेबल रखकर उस पर खाना लगा दिया। अम्मा, अब्बा और हसन भाई खाना खाने लगे तो मैं उन बच्चों के पास आकर बैठ गई। आपका बहुत शुक्रिया। हमें जब भूख लगती है हम आपके पास आ जाते हैं और आप हमें खाना खिला देती हैं। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपने हिस्से का और अपने नसीब का खाते हो, इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है। मैंने खुश दिली से कहा, हमने बहुत से लोगों को देखा है, लोग हमें भीख मांगने वाला फकीर बच्चा समझकर धुतकार देते हैं, कोई भी हमें इतनी इज्जत से खाना नहीं देता। अहमद ने दुखी लहजे से कहा। जैन छोटा था और बहुत कम बातें करता था। वो हमारी तरफ बिल्कुल भी मतवज्जे न था। उसकी पूरी तवज्जो खाने पर थी। अब खाना खाने के बाद तुम दोनों अपने वालिदैन के पास चले जाना। ऐसा ना हो कि वो इस इलाके से कहीं और चले जाए और तुम दोनों के लिए मसला बन जाए। संजीदा लहजे से मैंने कहा, हमारे लिए कोई मसला नहीं बनता, हमारे वालिदैन जहां पर भी होंगे हम उन तक पहुंच जाएंगे। अहमद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, तुम दोनों जल्दी जल्दी खाना खाओ, अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं भी खाना खा लेती हूँ। आज मैंने अम्मा से पूछकर बहुत मुश्किल से खाना बनाया है। इससे पहले भी अम्मा के बीमार होने पर मैं कभी कभार खाना बना लेती थी, इसलिए आज भी मैंने ही बनाया था। हम सब खाना खाकर फारिग हो चुके थे और वो दोनों बच्चे अभी तक यहाँ पर बैठे हुए थे। अब तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब्बा ने उन्हें आराम से बैठते हुए देखकर कहा, हमारे वालिदैन यहाँ से गुजर कर ही जाएंगे। जब वो यहाँ से गुजरेंगे तो हमें पता चल जाएगा, हम भी उनके साथ चले जाएंगे, क्योंकि अब हमने आपके घर के पिछली तरफ दरख्तों के करीब ही झोंपड़ी लगानी है। अहमद ने जवाब दिया। रात का अंधेरा फैल चुका था और वो दोनों बच्चे हमारे लिए वबाल जान बन चुके थे, क्योंकि वो जाने का नाम ही न ले रहे थे। मैं उन्हें खुद यहाँ से रवाना करता हूँ। अब सब इन्हें प्यार से कह रहे हैं, इसलिए इन पर कोई असर नहीं हो रहा। हसन भाई ने गुस्से से कहा और उनके करीब जाकर खड़े हो गए। तुम दोनों कौन हो? हम तुम्हें नहीं जानते। तुम दोनों पर तरस खाकर खाना खिला दिया है। अब यहाँ से चले जाओ, कल आ जाना, कल भी खाना खिला देंगे। लेकिन तुम दोनों यहाँ पर पक्के ही हो गए हो। भाई ने गुस्से से कहा, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ही रहते हैं हमेशा से, इसलिए अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हसन भाई के गुस्से के जवाब में अहमद ने भी गुस्से से कहा। उनकी बात सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। तुम दोनों यहाँ पर कहाँ पर रहते हो? ये तो हमारा घर है। आज से पहले तो हमें इल्म नहीं था कि यहाँ पर आप दोनों भी रहते हो। हैरान होते हुए हसन भाई ने पूछा, हम आपके घर में नहीं रहते, बल्कि आपके घर से पीछे जो बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं उन पर रहते हैं। खुफिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए अहमद ने कहा, दरख्तों पर रहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? अहमद ने गुस्से से कहा, जब हमने आपसे कह दिया है कि हम दरख्तों पर रहते हैं तो उस पर यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? अब की बार जैन ने हसन की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसकी सुर्ख लाल आंखें देखकर हम दोनों डर गए। उसकी आंखें ना सिर्फ बहुत ज्यादा सुर्ख बल्कि बहुत ज्यादा फैली हुई लग रही थी। इसे क्या हो गया है? ये क्यों ऐसा नजर आने लगा है? खौफजदा अंदाज से जैन की तरफ इशारा करते हुए मैंने अहमद से पूछा, और जब मैंने अहमद के चेहरे की तरफ देखा तो खौफ से मेरी आंखें फैल गईं, क्योंकि उसका चेहरा भी इंतहाई डरावना दिखाई दे रहा था। हम दोनों यहाँ से अपनी मर्जी से जाएंगे, कोई हमें जबरदस्ती नहीं भेज सकता। अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखते हुए अहमद ने कहा। मैं और हसन दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। तुम दोनों कौन हो? मैंने डरते डरते पूछा। हम इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं, जैन ने जवाब दिया। अब वो पहले जैसा मासूम बच्चा दिखाई दे रहा था। रात हो चुकी थी, लेकिन हमारी तो नींदें हराम हो गई थी, ये जानकर के वो इंसान के बच्चे नहीं बल्कि जिन्नात हैं। हमें तो कुछ समझ ना रही थी कि उनसे कैसे जान छुड़वाएं। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन वो आराम से बैठे हुए थे। अचानक ही एक इंतहाई डरावनी शक्ल की औरत उनके पास नमूदार हुई। मैं कब से तुम दोनों को तलाश कर रही हूँ और तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, इंतहाई मोटी और भद्दी आवाज से उस औरत ने कहा।
उस औरत को देखकर हम इस कदर खौफजदा हो गए थे कि जल्दी से दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और ऊंची आवाज़ से आयते कुरानी का विर्द करने लगे। पूरी रात हमने जाग कर ही गुजार दी थी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा ना खोला था। सुबह दरवाज़ा खोल कर देखा तो वो बच्चे और औरत मौजूद न थे। न जाने रात को किस वक्त वो चले गए थे। इस सूरत हाल से नबरदस्मा होने के लिए अब्बा एक रूहानी बुजुर्ग को घर ले आए थे, जिसने अपने इल्म की ताकत से हमारे घर के चारों अतराफ में हिसार खींच दिया था और इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि अब जिन्नात हमें तंग ना करेंगे, बल्कि हमारे घर की दीवार के करीब भी ना आएंगे। चंद दिन गुजर चुके थे और वो दोनों बच्चे भी मुझे दोबारा दिखाई न दिए, जिस पर मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी थी। कॉलेज से छुट्टियां हो चुकी थी। एक दिन सुबह सवेरे सहन में बनी हुई छोटी सी क्यारी में सुर गुलाब का छोटा सा फूल दिखाई दिया। आपने क्या क्यारी में पौधा लगाया था? इस पर सुर्ख फूल दिखाई दे रहा है। मैंने अम्मा से पूछा। नहीं बेटी, मैंने तो सुर्ख या सफ़ेद कोई गुलाब भी क्यारी में नहीं लगाया। मैं नहीं जानती, हो सकता है हसन ने या तुम्हारे अब्बू ने लगाया हो, अम्मा ने जवाब दिया। मुझे उस छोटे से गुलाब के फूल से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब हम सब सो जाएंगे तो ये फूल सांप में तब्दील हो जाएगा। जल्दी से नन्हे से पौधे को उखाड़ कर दीवार से बाहर फेंक दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।